प्लस इन्वेस्टमेंट मैनेजर के पोर्टफोलियो मैनेजर रक्षित रंजन जुड़े हैं। रक्षित जी, गुड आफ्टरनून। गुड कहाँ आप थे इतने आफ्टरनून। दिन से? बहुत टाइम बाद आए आज आप चैनल पर। अगली बार जल्दी होएगा। हाँ, खैर वैसे आपको मैं वैसे तो मिलता रहता हूँ, लेकिन चैनल पे बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ, तो इसके लिए सोचा आपसे पूछ लूँ। अच्छा, क्या लग रहा है मार्केट देखकर? आप फुल्ली इन्वेस्टेड हैं या थोड़ा कैश रखा हुआ है पोर्टफोलियो में? हाँ जी, जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स जो हमारा फ्लैगशिप पोर्टफोलियो है उस पे हम फुली इन्वेस्टेड हैं। ये जरूर है, लेकिन अगर आप वैल्यूएशंस देखें जिन कंपनियों में आज हम इन्वेस्टेड हैं, पिछले एक साल में कुछ चेंजेस किए हैं, तो वैल्यूएशन वाइज 25-30% लोअर पी मल्टीपल है आज पोर्टफोलियो का कंपेयर टू 2 साल पहले जो पी मल्टीपल था। तो काफी कंफर्टेबली फुली इन्वेस्टेड है इस टाइम पे कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में। और आपका क्या व्यू है इस समय मार्केट में? ऑब्वियसली आप एक बॉटम अप स्टॉक इन्वेस्टर हैं, लेकिन जिस तरीके के हमने मार्केट में मूव्स देखे हैं पिछले 3-4 महीने में, ओवरऑल कॉन्फिडेंस है क्या अब इस मार्केट में? हाँ, तो मार्केट का स्ट्रक्चर काफी बदला है हमारे हिसाब से पिछले 3-4 महीने में। लास्ट ईयर तक जो स्ट्रक्चर था, इट वाज काफी ब्रॉड बेस्ड था। बहुत सारे सेक्टर्स अच्छा कर रहे थे, हर सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे। टेल विंड्स काफी सारे थे, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट केपेक्स एंड लॉट ऑफ अदर सच सिक्लिकल स्टफ। अभी आज की डेट में जिस तरह से हम मार्केट को व्यू करते हैं, जो नैरोनेस है मार्केट की वो काफी बढ़ गई है, ब्रॉडनेस कम हो गई है। टेल विंड्स डाइल्यूट हो गए हैं, हल्के पड़ गए हैं। एंड हर एक इंडस्ट्री में गैप बिटवीन बॉयज एंड मेन जो बोलते हैं, एज इन मीडियोकर क्वालिटी कंपनी बॉयज कंपेयर टू दैट द हाई क्वालिटी कंपनीज, हर एक इंडस्ट्री में फंडामेंटल ग्रोथ, गाइडेंस एंड हेंस शेयर होल्डर रिटर्न प्रोस्पेक्ट्स, उसका गैप काफी बढ़ गया है। सो काफी नैरो मार्केट होएगा हमारे हिसाब से अगले 2-3 साल कंपेयर टू पिछला 3 साल। तो पिछला 3 साल जैसे निफ्टी का ईपीएस ग्रोथ रहा 24%, 2022, 2023 और 2024, ये 3 साल का अगर हम मिला लें, तो FY25 का मैं नहीं इसमें काउंट कर रहा, निफ्टी का ईपीएस ग्रोथ था करीब 24% इन 3 सालों का। मेरे हिसाब से FY25, 26, 27, ये 3 साल का ईपीएस ग्रोथ काफी लो रहेगा कंपेयर टू 24% जो पिछले 3 साल था। तो ऐसी वाली मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, विच इज वेयर द नैरोनेस ऑफ द मार्केट इज एन अपॉर्चुनिटी। तो रक्षित जी के मुताबिक पहले अपॉर्चुनिटीज शायद बहुत दिख रही थी, अब वो कम दिख रही हैं। अब रक्षित जी, यहाँ पे स्कूल कॉलेज का लड़का तो कोई है नहीं, अब सारे मेंस हैं। चलिए उन्हीं की बात करते हैं जहाँ पे सारे सबसे ज़्यादा मेंस हैं, है ना? आपके मुताबिक कौन सा वो स्पेस है? क्या बैंक्स, एनबीएफसीज, आईटी सबसे बड़े पिलर कहाँ पर है जहाँ पे आप ज़्यादा मेंस को लोकेट कर पाए? तो हमने अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन पिछले 6 महीने में ज्यादा बढ़ाया है हेल्थ केयर की तरफ, क्योंकि हमारे को काफी स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं एंड काफी डिफरेंट डिफरेंट तरह के बिजनेस मॉडल्स उसको कैपिटलाइज करने के लिए। तो चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, डायग्नोस्टिक्स हो, इवन हेल्थ इंश्योरेंस वाली कुछ कंपनीज, तो हेल्थ केयर ओरिएंटेशन में हमने ज्यादा बढ़ाया है। ये स्पेस एडवर्स मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड से भी थोड़ा सा बचा हुआ है। एज इन अगर जीडीपी ग्रोथ थोड़ा मध्यम होए, अगर ग्लोबल मैक्रो अगर वीकन होए, टर्बुलेंट होए, अनसर्टेन होए, तो ये जो हेल्थ केयर वाला स्पेस है, इसमें मैं फार्मा को इतना इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। जो स्टैंडर्ड जेनेरिक फार्मा है, फॉर्मुलेशन वाला फार्मा है, उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बट बाकी के हेल्थ केयर में हमने थोड़ा स्पेस बढ़ाया है। लेंडिंग में थोड़ा इम्पैक्ट कम किया है, क्योंकि हमारे हिसाब से चंद लेंडर्स ही अब अच्छा करेंगे कंपेयर टू द ब्रॉडर। सो जैसे HDFC बैंक में हमारा अभी भी स्टेक है, लेकिन बाकी जगहों पे एलोकेशन थोड़ा काटा है। ओके रक्षित जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। एशियन पेंट्स पर लेकर सवाल है मेरा। एशियन पेंट्स पिछले 2 साल से देखें आप अंडर परफॉर्म कर रहा है। पिछले साल तो 20% से ज़्यादा लुढ़का, निराशा ही हाथ लग रही है। काफ़ी टेस्ट कर रहा है पेशेंस इन्वेस्टर्स का। अब भी आपको इस पे भरोसा? जी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से पूरा भरोसा है। मैक्रो कब रिकवर करेगा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे बन जाता है, बिकॉज अगर
अगर आप जैसे कि बिरला ऑपस को भी इंक्लूड कर लें लिस्टेड प्लेयर्स के नंबर्स के साथ, तो पूरा का पूरा पेंट इंडस्ट्री ही एट बेस्ट लो सिंगल डिजिट पे ग्रो किया है पिछला 1-1.5 साल। ये बहुत ही स्लो रन रेट ऑफ ग्रोथ है। इनफैक्ट पिछले 25 साल में पहली बार पेंट सेक्टर 12, 18, 24 महीने में इतना स्लो रेट पे ग्रो किया है। इसके काफी सारे हाइपोथेसिस हैं ये क्यों हो रहा होगा। पेंट अप effect of post-COVID bunching up of demand and repainting cycles now going through a far more cyclical rather than consistent trajectory etc. या कुछ और भी possibilities हैं। तो मैक्रो एक बार जब रिकवर होएगा आई थिंक तब मोट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की अहमियत बढ़ जाएगी। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण अगर दूं, जब फुटफॉल ग्रोथ ही नहीं आ रही दुकान पे, जब वॉल्यूम ग्रोथ ही नहीं है इंडस्ट्री में, तो जो कंपनी ज्यादा मार्जिन दे रही है उसकी तरफ थोड़ा सा रुझान जा सकता है एक डीलर का। लेकिन जब फुटफॉल ग्रोथ आ रही होती है तब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसमें जो एशियन पेंट्स का सप्लाई चेन वेलोसिटी का है वो बहुत अहमियत रखता है आरओआई बनाने के लिए डीलर की। तो मैक्रो ग्रोथ जब तक नहीं आएगा हमें ऐसा लगता है कि एशियन पेंट्स का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आउटशाइन नहीं करेगा। लेकिन अगर एक बार मैक्रो ग्रोथ आया तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अभी भी एशियन पेंट्स का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे हिसाब से कंपेयर टू बाकी की कंपनीज, particularly around supply chain velocity to begin with and demand generation for the dealer। तो वो शो अप करेगा। बिल्कुल। अच्छा, मीन वाइल मार्केट में निश्चित तरह से शानदार रिकवरी आई। निफ्टी 24,800 को अब क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। एक बार जरा देखिए निफ्टी को 24,805 पर, थोड़ा एक्सपायरी मूव, 3 PM मूव। अच्छा रक्षित जी, आपके पोर्टफोलियो में आपने लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक और जनरल इंश्योरेंस स्टॉक्स दोनों लिए थे, अगर मैं सही हूँ तो HDFC लाइफ और ICICI लॉम्बार्ड। इस थीम में हमने अच्छे रिटर्न्स देखे हैं पिछले कुछ महीनों में। क्या ये थीम कंपाउंडिंग थीम बन सकती है आगे जाकर? जी बिल्कुल। तो जो सबसे बड़ा रिस्क हमारे को लाइफ इंश्योरेंस साइड पे लगता है वो है रेगुलेटरी इंटरवेंशन से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की अहमियत क्या कम हो सकती है आगे जाके कि नहीं। क्योंकि यही एक मेन रिस्क है इस थीम में। अदरवाइज पेनिट्रेशन लेवल्स लाइफ इंश्योरेंस में बढ़ने चाहिए एंड मेन वर्सेस बॉयज का यहाँ पे भी सेपरेशन होना चाहिए। जनरल इंश्योरेंस में हम थोड़ा ज्यादा बुलिश हैं। सो ICICI लॉम्बार्ड इज वन ऑफ द कंपनीज जहाँ पे हमने एलोकेशन थोड़ा रिसेंटली बढ़ाया है, क्योंकि एक तो हेल्थ इंश्योरेंस में हमारे को अपॉर्चुनिटी दिखता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑफ द बुक, इन्वेस्टमेंट साइड ऑफ द बुक में लॉन्ग ड्यूरेशन के पोर्टफोलियोज पे फायदा हो सकता है अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है। तो काफी सारे ये फैक्टर्स हैं जहां पे ICICI लॉम्बार्ड जैसी कंपनी अगले 2, 3, 4 साल में काफी अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ दे सकती है। वैल्यूएशंस ऑब्नॉक्शियसली हाई नहीं है, वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हैं एंड ग्रोथ स्टोरी स्ट्रक्चरल है। ओके अच्छा रक्षित जी, अब आते एक दो स्पेस पे और अभी डिफेंस की बहुत चर्चा हुई, बीता ये पूरा मई डिफेंस को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहा, डिफेंस ने मूव भी बहुत दिया। बट यहाँ से आगे चलते हुए अगले 1-2 साल के लिए जो इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर बना है नया, उसमें आपको डिफेंस में और टॉप लाइन की कितनी ग्रोथ की गुंजाइश नज़र आ रही है और वो कितनी ट्रांसलेट हो पाएगी बॉटम लाइन में या फिर मार्जिन्स में? इसको देखते हुए आपका डिफेंस पे टेक क्या, कुछ एक्सपोजर बढ़ाया आप लोगों ने यहाँ पर? हाँ जी, सो आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि हर पहलू को देखना चाहिए ऐसी थीम में, ऑर्डर बुक ग्रोथ, टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारा का सारा टॉप लाइन जो है बॉटम लाइन तक आए और ग्रोथ इक्वल रहे सारे पहलुओं पे। हमने यहाँ पे एक्सपोजर नहीं बढ़ाया है क्योंकि हमारा काफी लॉन्ग होल्डिंग पीरियड वाला अप्रोच रहता है। हम उन कंपनीज में, कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं जहाँ पे काफी सालों तक हमें होल्ड करने की पॉसिबिलिटी रहे स्टॉक को। डिफेंस में हमारे को अभी भी लगता है गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स
and margin की uncertainties they exist. ऑर्डर बुक में जरूर ग्रोथ आती रहेगी. आई थिंक थीम में दम है. एंड आफ्टर द रीसेंट इवेंट्स पिछले 2-3 महीने के, दे शुड बी मोर स्पेंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन डिफेंस. तो जरूर कुछ कंपनियां इसमें बेनिफिट उठा सकती हैं, लेकिन जो हमारी फिलॉसफी है उसमें अभी तक लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के साथ कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग में ये अभी कोई स्टॉक हमने खरीदा नहीं है यहाँ से. ओके रक्षित जी, आखिरी सवाल मेरी तरफ से होगा. डिविस लैब पे मैं पूछना चाहूँगी. डिविस लैब आप देखें तो बेस्ट फार्मा स्टॉक रहा है. पिछले साल ही देखें तो 50% का शानदार रिटर्न इसने अपने निवेशकों को कमा कर दिया, लेकिन काफ़ी महंगा लग रहा है. अब क्या आप इसको अभी भी ओन कर रहे हैं? जी, हम इसको अभी भी ओन करते हैं. इसमें वैल्यूएशन ही सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमारे को एज ए रिस्क लगता है. हर स्टॉक में रिस्क भी होता है और रिवॉर्ड भी होता है. यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी काफी सारे हैं, विच इज पिछले खास करके 2 सालों में डिवीज का कैपेबिलिटी बिल्डअप इन वेरी वेरी डिफरेंट कैटेगरीज एक साथ हो रहा है, जिसके कारण रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम एंड हेंस अर्निंग्स ग्रोथ मोमेंटम, मार्जिन भी एक्सपेंशन का यहाँ पे काफी सारा स्कोप है ऑपरेटिंग लेवरेज के थ्रू कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होने से. So both top line as well as bottom line have got levers Divi's Lab में, जिसके कारण results में भी positive surprise आते रहे हैं. आगे जाके काफी सारे product categories में possibilities हैं additional growth drivers के आने की. So that is why I think earnings growth perspective से Divi's is one of the few large cap stocks जहाँ पे earnings growth अगले 2-3-4 साल में हमारे को काफी अच्छा दिखता है. बिल्कुल. मीनवाइल मार्केट में शानदार मोमेंटम आ रहा है. रक्षित जी, इस बात करते करते आपसे अच्छे मोमेंटम आए यहाँ पर. मेरी तरफ से भी आखिरी सवाल, लार्ज प्राइवेट बैंक्स कोटक और एचडीएफसी, खासतौर से कोटक ने काफ़ी अच्छे मूव्स दिखाए, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों में या तो एफआई सेलिंग या जो भी है, थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आया. आप ऐड कर रहे हैं क्या इन स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को? नहीं, मेंटेन किया हुआ है. हाई क्वालिटी बैंक्स में मेंटेन किया हुआ है, रिसेंटली ऐड नहीं किया है, क्योंकि हमारे कंसर्न्स हैं. एक तो पिछले 1 साल की रैली के बाद वापस प्राइस टू बुक मल्टीपल्स थोड़े से 2.5 टाइम्स 3 टाइम्स की तरफ प्रोग्रेस हुए हैं फ्रॉम very attractive 1.5 to 2 times for some of these companies. दूसरा, there are a little bit of headwinds around margins for some of them, and as a result earnings growth अगर relative basis पे देखा जाए compared to other opportunities, जैसे पिछले 10 मिनट में हमने जिन स्टॉक्स की बात करी उनमें से कुछ स्टॉक्स की अर्निंग्स ग्रोथ एक एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक की अर्निंग्स ग्रोथ से थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेक्टेड है. तो एलोकेशन का इंक्रीज इन स्टॉक्स में ना होके मेंटेन जरूर कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी है एंड क्वालिटी हमारे हिसाब से काफी बेटर करेगा कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट, लेकिन एलोकेशन इंक्रीज बाकी जगहों पे है, इनमें नहीं. तो रक्षित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे और ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पे अपना अपना व्यू रखा. आपने बहुत बहुत शुक्रिया. निफ्टी को लेके आई है और वो एक्सपायरेटेड स्विंग, लेकिन अब वो आ गया 24,831